आज हमारे सामने जो नोट्स का बंडल है ना, वो किसी भी उस इंसान के लिए एक जादुई चाबी की तरह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल एक मास्टर की तरह। बिल्कुल, चाहे लक्ष्य एसएससी हो या फिर यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या डीएसएसएसबी, मतलब कोई भी परीक्षा हो, आज की जो हमारी चर्चा है वो सीधे तौर पर स्कोरबोर्ड पर असर डालने वाली है। क्योंकि आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। सही कहा। आज हम एक मास्टर रिवीजन सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं। फिर वो न्यूज़ सीधे एग्जाम के पेपर में एक सवाल का रूप ले लेती है। अरे वाह! और अगर तैयारी पक्की है तो सवाल सीधे एक A+ ग्रेड या कहें कि एक पक्के अंक में बदल जाता है। मतलब ये जानकारी का न्यूज़पेपर से निकलकर मार्कशीट तक का सफर है। ये न्यूज़ से मार्कशीट तक का सफर सच में बहुत रोमांचक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के उस दुनिया में जहां एक एक दशमलव अंक पर रैंक बदल जाती है, हाँ, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। बिल्कुल, वहां एक गारंटीड मार्क का मतलब है लाखों की भीड़ को पीछे छोड़ना। एकदम सही। तो चलिए सीधे देश के सर्वोच्च नेताओं और संवैधानिक पदों से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन नोट्स में भारत के प्रमुख संवैधानिक पद के तहत जो सबसे पहला ढांचा है वो है केंद्र सरकार का, जो कि सबसे ऊपरी ढांचा है। हाँ, और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है भारत के राष्ट्रपति का। ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी इस पद पर आसीन हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक तकनीकी बिंदु पर थोड़ी उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? नोट्स में लिखा है कि इनकी नियुक्ति जनता द्वारा चुनाव से होती है, लेकिन साथ ही ब्रैकेट में अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट भी लिखा है। ये परीक्षा के नजरिए से कैसे महत्वपूर्ण है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपको बता दूं, परीक्षा बनाने वालों का ये पसंदीदा ट्रिक क्वेश्चन भी है। अच्छा, वो कैसे फंसाते हैं इसमें? देखिए, सर्वोच्च संवैधानिक पद होने का मतलब है कि देश का पूरा शासन प्रशासन उन्हीं के नाम पर चलता है, भले ही वो सीधे तौर पर फैसले न लें। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये है कि आम जनता वोटिंग मशीन का बटन दबाकर सीधे तौर पर राष्ट्रपति को नहीं चुनती। तो फिर उन्हें चुनता कौन है? हम यानी जनता जिन सांसदों और विधायकों को चुनकर भेजते हैं ना, वे हमारे प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ओह, समझ गया। हाँ, परीक्षा में अक्सर ये सवाल फंसाने के लिए पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। इसलिए इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है छात्रों के लिए। मतलब ये सिर्फ नाम याद रखने का खेल नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को समझने का भी है। बिल्कुल। इसकी ठीक बाद जो पद सूची में आता है वो है उपराष्ट्रपति का, जो कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब यहां मैंने नोट्स में एक और दिलचस्प बात देखी। इनके चुनाव के तरीके में राष्ट्रपति के चुनाव से एक बड़ा अंतर बताया गया है। हाँ, और वो अंतर बहुत खास है। उपराष्ट्रपति को सीधे तौर पर संसद के सदस्य चुनते हैं। इसमें राज्यों के विधायकों का कोई रोल नहीं होता। क्या यही कारण है कि ये दोनों पद अक्सर तुलनात्मक सवालों में एक साथ दिखाई देते हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। जब कोई पेपर सेट करता है तो वो यही देखता है कि उम्मीदवार को सिर्फ ऊपरी जानकारी है या उसने गहराई से कॉन्सेप्ट को समझा है। रटा है या समझा है। बिल्कुल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव मंडल का ये अंतर एक क्लासिक सवाल है। सही बात है। इसके बाद अगर हम उसी सूची में आगे बढ़े तो तीसरा और रोजमर्रा के खबरों में सबसे ज्यादा रहने वाला पद आता है प्रधानमंत्री का पद। एकदम सही। इस चीट शीट में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख और कार्यपालिका का मुखिया होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इस पद पर हैं। हाँ, और यहाँ एक और ऐसा तथ्य है जो शायद बहुत से लोगों को चौंका सकता है। कौन सा तथ्य? अक्सर एक आम धारणा होती है कि प्रधानमंत्री को सीधे जनता चुनती है, लेकिन तकनीकी और संवैधानिक रूप से जो नोट्स में भी साफ तौर पर लिखा है, चुनाव के बाद उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, हम चुनाव में एक सांसद चुनते हैं और फिर बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति शब्द यहाँ बहुत भारी है और यही नियुक्ति शब्द वो चाबी है जो परीक्षा के कई ताले खोलती है। अगर हम इस पूरे केंद्र सरकार के ढांचे को थोड़ा पीछे हटकर देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो एक बहुत ही सुंदर प्रशासनिक समरूपता नजर आती है। समरूपता मतलब सिमेट्री।
हाँ, सिमेट्री। और यही सिमेट्री राज्य के स्तर पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होती है। नोट्स ने इसे राज्य स्तर के प्रमुख के रूप में बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया है। अच्छा, कैसे? जिस तरह केंद्र में पूरे देश के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक उसी तरह एक राज्य के भीतर राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अरे वाह, ये तो चीजों को याद रखने का एक बहुत ही शानदार हैक हो गया। मतलब अगर केंद्र के ढांचे का लॉजिक समझ आ गया तो राज्य का ढांचा अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बिल्कुल, आपको अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार सीधे राष्ट्रपति के पास होता है। इस चीट शीट में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी का। यहाँ उपराज्यपाल शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ढांचागत लॉजिक वही रहता है। एकदम सही। और इस तुलनात्मक अध्ययन को अगर हम कार्यपालिका के स्तर पर ले जाएं, तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। बिल्कुल। और जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक उसी तरह राज्य में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया इसमें। नोट्स में से और भी स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण दिया गया है। इस तरह के पैटर्न बनाकर पढ़ने से चीजें रटनी नहीं पड़ती, वो समझ में आ जाती हैं। अब ये विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है। हमने राजनीतिक और कार्यकारी ढांचे को तो समझ लिया, लेकिन इन सरकारों के फैसलों पर नजर कौन रखता है? देश में संतुलन कैसे बनता है? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। नोट्स का अगला हिस्सा इसी संतुलन की बात करता है, कानून और अर्थव्यवस्था के रक्षक। बिल्कुल। इसमें न्यायपालिका के प्रमुख पदों को एक बहुत ही प्रभावशाली फ्लोचार्ट के जरिए समझाया गया है। इसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई का पद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में इस सर्वोच्च न्यायिक पद पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी नियुक्त हैं। जब न्याय और संविधान की व्याख्या की बात आती है तो ये पद सबसे अहम हो जाता है। न्यायपालिका की अहमियत किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा होती है, और इस चीट शीट की खासियत ये है कि सिर्फ सीजेआई का नाम देकर नहीं रुक जाती। अच्छा, और क्या बताती है? सरल तरीके से डिकोड किया है। फ्लोचार्ट दिखाता है कि सीजेआई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश काम करते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर का ढांचा हो गया। हाँ। फिर जब हम अलग अलग राज्यों की तरफ देखते हैं तो वहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो उस विशेष राज्य के उच्च न्यायालय का नेतृत्व करते हैं। और उनके अधीन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश आते हैं। मुझे लगता है कि इस पदानुक्रम को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल आता है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है या वे अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत आम है। अगर दिमाग में ये फ्लोचार्ट क्लियर है तो ऐसे सवालों में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। यही इस मास्टर रिवीजन का असली फायदा है। अब जैसे न्यायपालिका देश में कानून व्यवस्था और न्याय को बनाए रखती है, वैसे ही देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक और मजबूत स्तंभ की आवश्यकता होती है। और वो स्तंभ है अर्थव्यवस्था, है ना? एकदम सही। चीट शीट ने इन अधिकारियों को अर्थव्यवस्था के नियंत्रक का नाम दिया है। और जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो सबसे पहला और परीक्षाओं में शायद सबसे ज्यादा बार टकराने वाला पद है आरबीआई गवर्नर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। आखिर आरबीआई गवर्नर का नाम परीक्षा के लिए